Hello everyone, myself ठाकुर पुनीत राजपूत एंड आई वेलकम टू यू ऑल इन उदित फार्मेसी। और गाइस आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 13 रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी का आज हम पार्ट 1 डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए बेसिकली रेडियो एक्टिविटी होती क्या है। सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। रेडियो एक्टिविटी इज अ स्पॉन्टेनियस एंड कंटिन्यूअस इमिशन ऑफ अल्फा बीटा गामा रेडिएशन फ्रॉम द सब्सटेंस। देखिए रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन समझने से पहले आपको एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए, या फिर आपको रेडियो एक्टिविटी का नाम सुनते के साथ ही एक चीज क्लियर होगी कि इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली क्या अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे। अल्फा रेडिएशन क्या होता है, बीटा रेडिएशन क्या होता है और गामा रेडिएशन क्या होता है। अल्फा बीटा गामा देखा जाए तो बेसिकली आप लोगों ने कहाँ पे फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा 12th स्टैंडर्ड तक, 10th 12th में 11th में आपने फिजिक्स के अंदर अल्फा बीटा गामा रेडिएशन के बारे में पढ़ा होगा, है ना। पर लेकिन आज हमारे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर भी अपना रेडिएशन के बारे में हमसे पूछा गया, हमारा चैप्टर दिया हुआ है तो हम उसको स्टडी कर रहे हैं। तो बेसिकली आपको एक चीज ध्यान रखने की, रेडियो एक्टिविटी में हम बेसिकली किसके बारे में स्टडी करेंगे, सबसे ज्यादा फोकस करेंगे अल्फा बीटा और गामा के बारे में। ठीक है, तो अब देखिए आप अपनी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन कहती है रेडियो एक्टिविटी इज अ स्पॉन्टेनियस एंड कंटिन्यूअस एमिशन। देखिए रेडियो एक्टिविटी क्या है, स्पॉन्टेनियस का मीनिंग क्या होता है, बेसिकली सडनली, मतलब कि अचानक से, स्वाभाविक जो है, मतलब कि जैसे हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो अचानक से कुछ भी अचानक से हो जाना, है ना। कंटिन्यूअस लगातार होना, इमिशन निकलना, बाहर निकलना। तो रेडियो एक्टिविटी इज अ स्पॉन्टेनियस मतलब कि अचानक हो जाने वाली, कंटिन्यूअस लगातार चलने वाली, और लगातार चलने वाली क्या एमिशन बाहर निकलती है। मतलब कि देखिए बेसिकली आपने रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंसेस देखे होंगे, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस देखे होंगे जिसमें से हमारा रेडिएशन बाहर आता है, अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन, गामा रेडिएशन। ठीक है, तो ये रेडिएशन हमारे क्या होते हैं, एक तो स्पॉन्टेनियसली मतलब कि अचानक से भी हो सकते हैं, दूसरी चीज कंटिन्यूस लगातार चलने वाले रहते हैं, और कहाँ कैसे बाहर निकलते हैं बेसिकली ऑफ अल्फा बीटा गामा रेडिएशन फ्रॉम दिस सब्सटेंसेस। किसमें से, सब्सटेंसेस में थे, सब्सटेंसेस में से, और जिस सब्सटेंसेस में से मतलब जिस पदार्थ में से ये रेडिएशन निकलते हैं उन पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए अब हम रेडियो एक्टिविटी के टाइप्स देख लेते हैं। देखिए दो रेडियो एक्टिविटी के टाइप रहते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल बेसिकली जो हमें प्रकृति के द्वारा मिले, और आर्टिफिशियल जो हमें खुद से, मतलब कि नेचुरल में क्या होता है कि हमें कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, कि नेचर से हमें डायरेक्ट चीज मिल रही है। आर्टिफिशियल में क्या हमें एक तरीके से एफर्ट लगाना पड़ेगा, हमें उसकी सारी चीज देखनी पड़ेगी, खुद से बनानी पड़ेगी, तो वो आर्टिफिशियल हो गया, है ना। अब देखिए जैसे दो चीज होती है, एक तो रहता है आपका मिल्क जो आप सीधा कहाँ से लेंगे, डेयरी पे से लेंगे, और दूसरा क्या रहता है पाउडर फॉर्म में भी अब मिल्क आने लगा है ना। तो ये चीज क्या होगी, अब नेचुरली आपको सीधा गाय भैंस से दूध मिल जा रहा है, पर लेकिन आपको अगर जो सिंथेसाइज लेना है, मतलब कि जो पाउडर की फॉर्म में, वो क्या है, आर्टिफिशियल है ना। अब वो ऐसा तो है नहीं कि प्योर मिल्क ही है, वो नहीं, ऐसा थोड़ी ना है कि देखिए आप, अब हम लोगों ने कहा उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो वो नेचुरली तो नहीं रहा, अपनी नेचर फॉर्म में तो नहीं रहा। जैसे गोल्ड रहता है, सोने की खदानें रहती है, वहां पे हमें गोल्ड मिलता है, पर गोल्ड को वो तो नेचुरली मिला है, पर उसको डिफरेंट डिफरेंट शेप लेना, उसमें से डिफरेंट डिफरेंट मेटल सेलेक्ट कर देना, तो वो फिर क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल हो जाएगा, है ना। ये रहता है। तो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी में देखिए अब हम नेचुरल टाइप दो तरीके के रहते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का डेफिनेशन अब हम रीड करते हैं। इट इज ऑब्जर्व स्पॉन्टेनियसली एंड कंटिन्यूअसली विदाउट एनी एक्सटर्नल इफेक्ट। कि बेसिकली देखिए जो हमारा नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है वो स्पॉन्टेनियसली यानी कि अचानक से हो जाने वाली, एंड कंटिन्यूअसली लगातार चलने वाली प्रोसेस है, विदाउट एनी एक्सटर्नल इफेक्ट, जिसके ऊपर हमें कोई भी भारी दाब या फिर बाहर से कोई भी चीज उसे देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। इसका एग्जाम्पल है अपना रेडियम 226 और आयोडीन 131। आपको देखिए ये नंबर 100% याद रखने हैं। रेडियम के लिए क्या 226 और आयोडीन के लिए 131। उसके बाद में आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, आर्टिफिशियल मतलब कि जो बेसिकली हमने खुद से बनाई। ठीक है, इट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी। देखिएगा इंड्यूस्ड मतलब कि बनाई हुई, खुद से बनाई हुई रेडियो एक्टिविटी कहलाती है। एंड प्रोड्यूस बाय बोम्बार्डमेंट ऑफ हाई विस्कोसिटी पार्टिकल्स ऑन एन एलिमेंट। देखिए बेसिकली क्या बोला है, जो हमारे आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी रहती है, सबसे पहले चीज क्या है इसके अंदर
कि वो क्या है, जो अपनी आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी है, इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी, मतलब कि खुद से बनाई हुई। जो अपने आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी रहती है बेसिकली इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी है, मतलब कि खुद से बनाई हुई है। दूसरी क्या, प्रोड्यूस बाय बोम्बार्डमेंट ऑफ हाई विस्कोसिटी पार्टिकल ऑन एन एलिमेंट। बोम्बार्डमेंट का क्या मीनिंग रहता है? बोम्बार्डमेंट का मीनिंग रहता है मतलब कि कंटिन्यूअसली अटैक होना। जैसे मान लीजिए दोनों तरफ, जैसे भारत और पाकिस्तान का युद्ध छिड़ जाए, है ना, क्या होगा वहां पे, भारत और पाकिस्तान के दोनों तरफ से क्या गोलाबारी हो रही है, गोलाबारी लगातार चलती जा रही है, तो वही बोला है बोम्बार्डमेंट, मतलब कि लगातार अटैक होना किसी भी चीज का। तो लगातार अटैक हो रहा है, तो बोम्बार्डमेंट किसकी हो रही है यहाँ पे? हाई विस्कोसिटी की। हाई विस्कोसिटी पार्टिकल की लगातार अटैक हो रहा है, लगातार अटैक किया जा रहा है किसके ऊपर? एक एलिमेंट के ऊपर। किसी भी एक एलिमेंट के ऊपर लगातार हाई विस्कोसिटी पार्टिकल का अटैक किया जा रहा है, इसके द्वारा हम आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी को प्रोड्यूस करते हैं, मतलब कि बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद में एग्जांपल दे इसका, बोम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑन नाइट्रोजन इट इनटू रेडियोएक्टिव ऑक्सीजन। देखिए बेसिकली क्या बोला है, बोम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑन नाइट्रोजन। अगर जो हम नाइट्रोजन पे अल्फा पार्टिकल्स का लगातार अटैक करते रहे तो कन्वर्ट इट इनटू, जो हमारे नाइट्रोजन है वो कहीं में कन्वर्ट हो जाएंगे, रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो नेचुरल में क्या था, हमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, स्पॉन्टेनियसली और कंटिन्यूअसली। तो ऑब्जर्व क्या हो रहा था, स्पॉन्टेनियसली मतलब कि हमें अचानक से और कंटिन्यूअसली लगातार चलने वाली प्रोसेस थी, विदाउट एनी एक्सटर्नल इफेक्ट। कोई भी हम बाहर से कोई भी उसके ऊपर इफेक्ट मतलब कि प्रभाव नहीं डाल रहे थे। ठीक है, पर उसके बाद में आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी है, उसके अंदर क्या होता है, ये इसके पहली लाइन में हमने लिखा है, इट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी, मतलब कि खुद से बनाई हुई रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस रहते हैं, खुद से बनाई हुई रेडियो एक्टिविटी का एक तरीके से बोला जाता है, एक पूरा मॉडल रहता है। ठीक है, प्रोड्यूस किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है, किसी भी एक एलिमेंट के ऊपर हम लगातार अटैक कराते हैं, किसका? हाई विस्कोसिटी पार्टिकल्स का। ठीक है, एग्जांपल हमने दिया है यहाँ पे, हाई विस्कोसिटी पार्टिकल्स के रूप में हमने क्या लिया है? अल्फा पार्टिकल्स लिए हैं, और जो हमारा एलिमेंट है वो हमने क्या लिया है? नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन एलिमेंट लिया है, उसके ऊपर हम लगातार अटैक करा रहे हैं, किसका? अल्फा पार्टिकल्स का। तो जो हमारा नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन में। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले देखिए क्या है, क्यूरी। क्या लिखा है? क्यूरी, इट इज द क्वांटिटी ऑफ एनी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। बेसिकली देखिए क्वेरी क्या है, एक क्वांटिटी है, मतलब कि एक मात्रा है किसकी? एक रेडियो, किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की, किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ की, undergoing the same number of disintegrants in unit time as that of 1 gram of radium। देखिए क्या बोला है बेसिकली, देखिए इट इज द क्वांटिटी ऑफ एनी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ये क्या है? एक क्वांटिटी है किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की, यानी कि जो अपनी क्वेरी है इसके अंदर क्या है हमारा, ये एक क्वांटिटी है, मतलब कि मात्रा है किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की, यानी कि रेडियो एक्टिव पदार्थ की, अंडरगोइंग द सेम नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेंट्स इन यूनिट टाइम। जी क्या होता है कि अंदर, अंडरगोइंग मतलब कि जाते हैं क्या? सेम नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेंट। सेम नंबर मतलब कि सेम नंबर मतलब कि 2 जा रहे हैं, 3 जा रहे हैं, 4 जा रहे हैं, मतलब कि सेम, मतलब कि 4 जा रहे हैं तो हर बार हर बैच में 4 ही जाएंगे, 5 जा रहे हैं तो 5 ही जाएंगे, है ना। तो सेम नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेंट इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम क्या रहता है? देखिए एक तो रहता है अपना कांस्टेंट टाइम और दूसरा रहता है यूनिट टाइम। यूनिट टाइम अगर जो हमारा यहाँ पे हम हावर में ले रहे हैं, मतलब कि आवर्स में ले रहे हैं, घंटों में ले रहे हैं, तो एक घंटा लेंगे। मिनट में ले रहे हैं तो 1 मिनट लेंगे, और सेकंड में ले रहे हैं तो 1 सेकंड लेंगे। तो 1 सेकंड ले ले तो 1 सेकंड में सेम नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेंट अंदर जाएगा एज दैट ऑफ 1 ग्राम ऑफ रेडियम। किसकी प्रेजेंस में? 1 ग्राम ऑफ रेडियम के प्रेजेंस में। ठीक है, उसके बाद में रेड क्या रहता है? इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन विच रिलीज और एब्जॉर्ब 100 ERG पर ग्राम ऑफ स्पेसिफाइड मीडियम। बेसिकली देखिए रेड में क्या बोला है, ये रेड को हम डिफाइन एज द क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन विच रिलीज और एब्जॉर्ब। देखिए रेड में क्या है कि रेड को हम बता सकते हैं कैसे कि ये क्वांटिटी, एक मात्रा है किसकी? रेडिएशन की, या तो एब्जॉर्ब होने की, या तो सोखने वाली, या फिर क्या रिलीज, बाहर निकलने के लिए, या फिर अंदर जाने के लिए। कितना? 100 ERG पर ग्राम, 100 ERG पर ग्राम। ठीक है, ऑफ स्पेसिफाइड मीडियम। ऑफ स्पेसिफाइड मतलब जो हमारा मीडियम है उसके 100 ग्राम 100 ERG पर ग्राम या तो एब्जॉर्ब होनी चाहिए फिर रिलीज होनी चाहिए। ठीक है, किसकी? रेडिएशन की। उसके बाद में थर्ड है अपना रोएंटिजिन।
इट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ आयोनाइजिंग इफेक्ट ऑफ रेडिएशन बाय मेजरिंग डैमेजिंग इफेक्ट ऑन बायोलॉजिकल मैटर। देखिए बेसिकली इसमें क्या बोला है, देखिए रेंथेजीन के अंदर क्या रहता है, जो हमारे बायोलॉजिकल मैटर मतलब कि जो हमारे जीविक पदार्थ हैं उनके उनके ऊपर क्या हानिकारक प्रभाव। देखिए जो हमारे बायोलॉजिकल मैटर यानी कि जो हमारे जीविक पदार्थ हैं उनके ऊपर क्या हुआ है, जो हमारा हानिकारक प्रभाव पड़ा है किसके द्वारा, हमारे आयोनाइजिंग इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। ठीक है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ आयोनाइजिंग इफेक्ट ऑफ रेडिएशन मतलब कि आयोनाइजेशन प्रभाव का यूनिट ऑफ मेजरमेंट का मीनिंग क्या हो जाएगा अपना, बेसिकली कि माप की इकाई के जो हमारी माप की इकाई है किसके, आयोनाइजेशन प्रभाव ऑफ रेडिएशन की, आयोनाइजेशन इफेक्ट ऑफ रेडिएशन की, उसके द्वारा जो हमारे जैविक पदार्थ है उनके ऊपर जो हानिकारक प्रभाव पड़ा है उसको हम किसके द्वारा मेजरमेंट करते हैं, अपने रेंथेट जीन के द्वारा। ओके, देखिए अब आइसोटोप्स देख लेते हैं और आइसोबार्स की डेफिनेशन देख लेते हैं कि आइसोटोप्स और आइसोबार। आइसोटोप्स एक के अंदर क्या रहता है, आइसोटोप्स के अंदर क्या रहता है, जो एटॉमिक मास रहेगा वो डिफरेंट रहेगा पर लेकिन एटॉमिक नंबर सेम रहेगा। और आइसोबार्स के अंदर क्या रहता है कि एटॉमिक मास सेम रहेगा और एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहेगा। बस इतनी सी डेफिनेशन में डिफरेंस रहता है। तो आइसोटोप्स डेफिनेशन निकल लेता है, द स्पीशीज व्हिच हैव डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर बट सेम एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। देखिए बेसिकली वही बोला है कि ऐसे स्पीसीज, ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे पदार्थ जिसके एटॉमिक मास तो अलग रहते हैं मतलब कि डिफरेंट रहते हैं, अलग रहते हैं, पर लेकिन जो एटॉमिक नंबर रहता है उनका वो क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, एक जैसा रहता है। तो ऐसे कंपाउंड को, ऐसे स्पीसीज को, ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसका क्या है, बेसिकली देखिए पीबी, देखिए जो हमारा एलिमेंट है बेसिकली तीनों में कॉमन है, पीबी है। जो उसका एटॉमिक मास है, पहले वाले पीबी का एटॉमिक मास 206 है, सेकंड वाले का 207 है और थर्ड वाले का 208 है। मतलब कि एटॉमिक मास क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। अब एटॉमिक नंबर देख लेते हैं, तीनों का सेम है 82, 82 और 82। मतलब कि क्या हो गया, एटॉमिक मास डिफरेंट हो गया और एटॉमिक नंबर सेम हो गया। तो इसे ऐसे सब्सटेंसेस को, ऐसे स्पीसीज को, ऐसे पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। अब आइसोबार्स की डेफिनेशन रीड कर लेते हैं, द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड सेम एटॉमिक मास नंबर आर कॉल्ड आइसोबार। देखिए आइसोबार में क्या बोला है कि ऐसे एलिमेंट्स जो हमारे क्या रखते हैं, डिफरेंट तो रखते हैं एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहता है पर लेकिन एटॉमिक मास सेम रहता है। ठीक है, एग्जांपल लिया है यहाँ पे हमने कार्बन और नाइट्रोजन का। देखिए कार्बन नाइट्रोजन का एटॉमिक मास बेसिकली दोनों का सेम है। कार्बन का भी 14 है और नाइट्रोजन का भी 14 है, पर लेकिन जो एटॉमिक नंबर है दोनों का डिफरेंट है, कार्बन का 6 है और नाइट्रोजन का 7 है। ओके, इसके बाद में आइसोटोन्स का रहता है एटॉमिक स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोन्स। देखिए आइसोटोन्स क्या रहते हैं, ऐसे स्पीसीज रहते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस रहते हैं, ऐसे पदार्थ रहते हैं जिनके पास न्यूट्रॉन्स के नंबर तो सेम रहते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन किसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, अपने न्यूक्लियस के, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो सेम रहते हैं पर लेकिन जो उनके अंदर मास नंबर रहता है, जो उनका मास नंबर रहता है वो क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। ठीक है, ऐसे पदार्थों को, ऐसे सब्सटेंसेस को, ऐसे स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स। अब देखिए नेक्स्ट हमारा न्यूक्लियाइड्स। न्यूक्लियाइड्स क्या रहते हैं, न्यूक्लियाइड्स इज अ स्पीसीज ऑफ एटम कैरेक्टराइज्ड बाय द constituents of the nucleus in particular by the number of proton and neutron in the nucleus। देखिए बेसिकली न्यूक्लियाइड्स क्या रहते हैं, न्यूक्लियाइड्स ऐसी स्पीसीज रहते हैं या फिर ऐसे पदार्थ रहते हैं ऑफ एटम, किसी भी हमारे एटम के, एटम पूरा का पूरा हमारा एक आपने केमिस्ट्री के अंदर देखा होगा जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियस सबकी सब चीज प्रेजेंट रहती है। तो बेसिकली जो हमारे न्यूक्लियाइड्स रहते हैं, ऐसी स्पीसीज रहते हैं, ऐसे पदार्थ रहते हैं किसके, एक एटम के, कैरेक्टराइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या रहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आपने वर्ड सुना भी होगा, संविधान है ना। मतलब कि बेसिकली देखिए जो अपने कुछ न्यूक्लियस के नियम रहते हैं, अपने न्यूक्लियस के भी, तो बेसिकली जो अपना न्यूक्लियाइड्स है उसके अंदर हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। अब न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली पर्टिकुलरली जो हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल क्या प्रेजेंट रहते हैं, प्रोटॉन भी प्रेजेंट रहते हैं, न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट रहते हैं, किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, ये बात तो आपको पता ही होगा। देखिए न्यूक्लियाइड को आप बेसिकली ऐसे समझिए, देखिए बेसिकली न्यूक्लियाइड के अंदर क्या रहता है, न्यूक्लियाइड एक पदार्थ है किसका, अपने एटम का। ठीक है, जिसके अंदर हमारा न्यूक्लियस इन्वॉल्व रहता है और न्यूक्लियस के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर हमारे प्रेजेंट रहता है नंबर ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियाइड्स आप सिंपल इस तरीके से समझ सकते हैं और बिल्कुल ईजी रहेगा। ओके, इसके बाद में न्यूक्लियर आइसोमर्स। न्यूक्लियर आइसोमर्स क्या रहते हैं, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर
देखिए बेसिकली एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड सेम एटॉमिक मास बट डिफर इन रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड न्यूक्लियर आइसोमर। देखिए न्यूक्लियर आइसोमर क्या रहते हैं, ऐसे एटम्स रहते हैं बेसिकली, ऐसे अपने एटम्स रहते हैं पूरे के पूरे, अपना वूल एटम रहता है, सब पदार्थ रहते हैं जिसके सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड सेम एटॉमिक मास। जिसके अंदर देखिए ऐसा न्यूक्लियर आइसोमर ऐसे एटम्स रहते हैं अपने जिसके अंदर सेम एलिमेंट हैविंग, सेम एलिमेंट हैविंग का मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सब के सब इक्वल प्रेजेंट रहेंगे, और क्या उनका एटॉमिक मास भी इक्वल रहेगा, सेम रहेगा, दोनों के दोनों का एक जैसा रहेगा, एटॉमिक नंबर भी एक जैसा रहेगा, बट लेकिन डिफर इन रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज, पर जो उनकी रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज रहेगी वो अलग अलग रहेगी। ऐसे हम कंपाउंड के ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर आइसोमर्स बोलते हैं। ठीक है, देखिए न्यूक्लियर आइसोमर एक बार और डेफिनेशन को हम देखें, अच्छे से समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए न्यूक्लियर आइसोमर ऐसे एटम्स रहते हैं जिसके अंदर हमारे बेसिकली हम अपने दो एटम ले लिए कोई भी, दोनों का आपको आपके सेम एलिमेंट्स हैं, दोनों के अंदर सेम एलिमेंट्स है, मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, सेम आपका एटॉमिक नंबर भी सेम है, दोनों का एटॉमिक मास भी सेम है, पर लेकिन उनकी जो रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज है, ठीक है, रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज है वो क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज है। तो ऐसे कंपाउंड को, ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर आइसोमर बोलते हैं। ओके, अब देखिए इसके बाद में डिफरेंस बिटवीन आइसोटोप्स एंड आइसोबार। आइसोटोप्स और आइसोबार में हमारा क्या डिफरेंस रहता है, क्या विभिन्नता रहती है दोनों के दोनों में, आइसोटोप्स और आइसोबार में। तो आइसोटोप सबसे पहले देख लेते हैं, एक पॉइंट हम आइसोटोप्स का रीड करेंगे, सेकंड फिर एक पॉइंट हम आइसोबार का रीड करेंगे। दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। जो आइसोटोप्स रहते हैं उन्होंने बेसिकली डेफिनेशन में पढ़ा था कि आइसोटोप्स के सेम एटॉमिक नंबर प्रेजेंट रहते हैं पर लेकिन एटॉमिक मास अलग रहता है। वहीं जो अपने आइसोबार रहते हैं उनके अंदर सेम एटॉमिक मास रहता है पर लेकिन एटॉमिक नंबर उनका डिफरेंट रहता है। उसके बाद में जो अपने आइसोटोप्स रहते हैं उनके अंदर दे हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या हमारे जो आइसोटोप्स रहते हैं उनके अंदर प्रोटॉन्स के नंबर सेम रहेंगे पर लेकिन न्यूट्रॉन्स के नंबर डिफरेंट रहेंगे। वहीं जो हमारे आइसोबार रहते हैं दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन एज वेल एज न्यूट्रॉन। क्या उनके जो, ठीक है, तो देखिए मतलब कि जो अपने आइसोटोप्स रहते हैं उनके अंदर जो प्रोटॉन्स प्रेजेंट रहते हैं वो सेम रहते हैं पर लेकिन दोनों के दोनों मतलब कि देखा जाए तो कंपैरिजन किया जाए तो दोनों के दोनों जो हमारे कंपाउंड हम लेंगे उनके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेंगे वो दोनों के दोनों सेम रहेंगे पर लेकिन न्यूट्रॉन्स के नंबर डिफरेंट रहेंगे। वहीं आइसोबार के केस में क्या रहता है कि प्रोटॉन के भी नंबर डिफरेंट रहेंगे और न्यूट्रॉन्स के भी नंबर डिफरेंट रहेंगे। इसके बाद में थर्ड पॉइंट है दे हैव सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो हमारे आइसोटोप्स के दोनों कंपाउंड रहेंगे उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी रहेगी वो सिमिलर रहेगी, मगर मतलब कि एक जैसी रहेगी। वहीं पे जो अपने आइसोबार रहेंगे दे हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। जो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी रहेगी वो क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी, मतलब बिल्कुल अलग रहेगी, डिफरेंट रहेगी। ठीक है, आइसोटोप्स देख लेते हैं फिर से। दे ऑक्यूपाई द सेम प्लेस इन दी पीरियोडिक टेबल। बेसिकली देखिए जो अपने आइसोटोप्स रहेंगे जो उनके मतलब कि ऑक्यूपाई मतलब कि जो उनका प्लेस रहेगा पीरियोडिक टेबल के अंदर वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, दोनों के दोनों एलिमेंट का। वहीं जो आइसोबार रहेंगे उनके जो प्लेस रहेंगे अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर वो क्या रहेंगे, डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे। जैसे जब हमने आइसोटोप और आइसोबार के एग्जांपल देखे थे तो आइसोटोप में हमने क्या लिया था, पीबी। हर तीनों के तीनों में क्या था, पीबी था। वहीं जो आइसोबार का एग्जांपल है उसके अंदर जो था हमने क्या लिया था, कार्बन लिया था और नाइट्रोजन लिया था। दोनों के दोनों अलग अलग कंपाउंड थे अपने। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा रेडिएशन। अल्फा पार्टिकल्स जो रहते हैं, अल्फा रेडिएशन जो रहते हैं उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, अल्फा पार्टिकल के बारे में हम प्रॉपर्टीज देखने से पहले मैं आपको एक छोटी कॉमन सी चीजें बता दूं अल्फा की। अल्फा क्या रहता है, बेसिकली सबसे कमजोर रहती है, देखा जाए तो सबसे कमजोर रहती है और आप बिल्कुल स्लो मूवेबल रहती है ना, और क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। ये कुछ चीजें हैं। और अट्रैक्ट पॉजिटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, नेगेटिव की तरफ। तो जैसे हमारा रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस रहता है उसके अंदर से तीनों रेडिएशन हमारे निकलते हैं, अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, तो वो अल्फा बीटा और गामा जो हमारा रेडिएशन रहता है, तो अल्फा कैसा चार्ज कंटेन करते हैं, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और बीटा कैसे चार्ज कंटेन करते हैं, नेगेटिव। और जो हमारा गामा रहता है वो कैसे चार्ज कंटेन करता है, हमारा न्यूट्रल। ठीक है, तो अभी देखिए हमारा क्या, मान लीजिए सपोज कीजिए हमारा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हो गया। इसमें से जो हमारा रेडिएशन लिख लेगा, एक ऐसे लिख लेगा, ठीक है, सेकंड वन कुछ ऐसे लिख लेगा और थर्ड वन हमारा कुछ ऐसे लिख लेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारी दो शील्ड लगी रहेगी इस टाइप से, चार्ज शील्ड। ये हमारी कैसी चार्ज की रहेगी,
पॉजिटिव चार्ज की रहेगी। कैसे चार्ज की रहेगी? पॉजिटिव की रहेगी, और ये वाली नेगेटिव की रहेगी। अब देखिए क्या होता है, जो हमारी नेगेटिव की तरफ ये क्यों अट्रैक्ट हो रही है? क्योंकि कि इसका जो इस अल्फा का जो हमारा चार्ज है वो कैसा रहता है? पॉजिटिव चार्ज रहता है अल्फा का, है ना। और जो हमारा बीटा है वो पॉजिटिव की तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रहा है? क्योंकि बीटा का चार्ज क्या रहता है? नेगेटिव रहता है। उसके बाद में जो अपना गामा रहता है वो क्यों भी किसी की तरफ क्यों नहीं अट्रैक्ट हो रहा? ना तो इस पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, ना ही नेगेटिव चार्ज रहता है, मतलब कि ये क्या रहती है? न्यूट्रल। ठीक है, अब हम लोग अपने प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा रेडिएशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। सबसे पहला पॉइंट में लिखा है व्हेन अल्फा पार्टिकल्स इज इमिटेड द एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 2 एंड मास नंबर डिक्रीज बाय 4। देखिए जब हमारा अल्फा पार्टिकल इमिटेड, मतलब कि अल्फा पार्टिकल इमिटेड मतलब कि जब बाहर निकलता है, जो एटॉमिक नंबर है किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस का जिसमें से अल्फा पार्टिकल बाहर निकल रहा है, वो उसका एटॉमिक नंबर डिक्रीज कम हो जाता है। कितना? 2 मतलब मान लीजिए किसी का एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर 4 है, तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया? उसका 2 हो गया। और वही जो एटॉमिक मास रहता है, एटॉमिक मास मान लीजिए उसका 8 है, तो वो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि एटॉमिक नंबर दो पॉइंट डिक्रीज हो जाता होता है, और वहीं एटॉमिक मास कितने पॉइंट डिक्रीज होता है? 4 पॉइंट। सेकंड पॉइंट लिखा है अल्फा पार्टिकल आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। बेसिकली जो अपने अल्फा पार्टिकल्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, मतलब कि कैसा चार्ज रहता है इनके ऊपर? पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि प्लस। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखा है पेनिट्रेशन पावर इज लो। जो इनकी पावर रहती है बेसिकली लो रहती है। लो क्यों रहती है? देखिए आप यहाँ पे ग्राफ में भी देख सकते हैं, इजीली मतलब कि बैंड हो गया जल्दी ही किसकी तरफ? नेगेटिव चार्ज की। तो इसकी पेनिट्रेशन पावर रहती है वो क्या रहती है? लो रहती है, कम रहती है। आयोनाइजेशन पावर इज वेरी हाई। जो आयोनाइजेशन पावर रहेगी वो बहुत ज्यादा रहेगी, और पेनिट्रेशन पावर क्या रहेगी? वो लो रहेगी। दे हैव लो स्पीड। जो इनकी वेलोसिटी रहती है, मतलब कि मूव करने की क्षमता रहती है, वो क्या रहती है? स्लो रहती है। मान लीजिए कोई गाड़ी 120 की स्पीड पे, मतलब कि 120 उसकी मैक्सिमम स्पीड है, तो जो हमारी अल्फा है वो कितने की स्पीड पे चलेगी? 30 की स्पीड पे, बस स्लो स्पीड पे, लो स्पीड पे। ठीक है, कम स्पीड पे। उसके बाद में 6 पॉइंट लिखा है दे आर अफेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। जो हमारे अल्फा पार्टिकल्स है, अल्फा रेडिएशन है, इफेक्ट मतलब कि उन पर प्रभाव पड़ता है किसके द्वारा? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि जो हमारा विद्युत तरंगें रहती है, विद्युत क्षेत्र रहता है उसके द्वारा। और मैग्नेटिक जो अपना चुंबकीय क्षेत्र रहता है, फिर जो अपना विद्युत क्षेत्र रहता है उसके द्वारा हमारे स्ट्रोंग मतलब कि जो हमारे मजबूत, मतलब एक तरीके से बोला जाए तो भारी बोल सकते हैं, या फिर ज्यादा इफेक्ट करने वाले बोल सकते हैं। ठीक है, जिनके पास ज्यादा ताकतवर बोल सकते हैं। जो हमारे मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है वो हमारा इफेक्ट करता है किसको? अल्फा रेडिएशन को। 7 पॉइंट है हमारा नो एप्लीकेशन इन फार्मेसी। इसका बेसिकली कोई ज्यादा रोल नहीं है, मतलब कोई भी रोल नहीं है कि इसके अंदर फार्मेसी के अंदर। 8 पॉइंट लिखा है इट इज आइडेंटियल विद हीलियम न्यूक्लियस। बेसिकली क्या? आइडियल मतलब कि एक तरीके से एग्जांपल बोल सकते हैं, या फिर एक तरीके से पसंदीदा बोल सकते हैं, या फिर साथी बोल सकते हैं कि इसका हीलियम न्यूक्लियस का। ठीक है, इसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा रेडिएशन की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। व्हेन बीटा पार्टिकल इज इमिटेड द एटॉमिक नंबर इज इंक्रीज बाय 1 एंड मास नंबर इज नॉट चेंज्ड। देखिए बेसिकली क्या हो रहा है, जो हमारा बीटा रेडिएशन है, बीटा रेडिएशन में क्या रहता है? व्हेन बीटा पार्टिकल इज इमिटेड द एटॉमिक नंबर इज इंक्रीज बाय 1। देखिए एटॉमिक नंबर क्या हो रहा था वहां पे? डिक्रीज बाय 4 हो रहा था। इसके अंदर क्या हो रहा है? जब हमारा बीटा पार्टिकल इमिट होता है, बाहर निकलता है, वहां पे क्या होता है? उनका एटॉमिक नंबर में एक नंबर इंक्रीज हो जाता है। जैसे 4 था तो क्या हो गया? 5 हो जाएगा। और जो मास नंबर रहेगा उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। 8 था, 8 का 8 ही रहेगा। पर लेकिन जो हमारा अल्फा के केस में क्या हो रहा था? 2 पॉइंट तो क्या डिक्रीज हो रहे थे? उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास 4 पॉइंट्स डिक्रीज हो रहा था। ठीक है, उसके बाद में सेकंड पॉइंट लिखा दे आर पॉजिटिवली चार्ज बट नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल आर मोस्ट कॉमन। देखिए बेसिकली क्या है? देखिए इनको पॉजिटिवली चार्ज बट नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल आर मोस्ट कॉमन। बेसिकली देखिए क्या बोला है, जो हमारे बीटा पार्टिकल्स रहते हैं देखा जाए तो पॉजिटिवली चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, बट क्या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स रहते हैं। ठीक है, मतलब पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, पर लेकिन क्या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स रहते हैं अपने। थर्ड पॉइंट लिखा है पेनिट्रेशन पावर इज मोस्ट देन अल्फा पार्टिकल। मतलब कि क्या ज्यादा रहते हैं किससे? अपनी अल्फा पार्टिकल से पेनिट्रेशन पावर किसकी? अपने बीटा रेडिएशन की। अल्फा रेडिएशन से, अल्फा पार्टिकल से ज्यादा पेनिट्रेशन पावर रहती है। उसके बाद में आयोनाइजेशन पावर इज लेस देन अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल्स की आयोनाइजेशन पावर क्या थी? हाई थी, पर लेकिन बीटा पार्टिकल के आयोनाइजेशन अल्फा पार्टिकल से लो है। वहीं फिफ्थ पॉइंट है दे हैव मोर स्पीड देन अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स 30 की स्पीड पे चल रहे थे, अपने बीटा पार्टिकल्स 50 की स्पीड पे चलेंगे। मतलब कि जो स्पीड है बीटा पार्टिकल्स की वो ज्यादा है किससे? अपने अल्फा पार्टिकल से।
ठीक है। उसके बाद में 6 पॉइंट लिखा है दे आर अफेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल सेम पॉइंट है जैसे हमारा अल्फा पार्टिकल इफेक्ट हो रहे थे किससे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड से, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से। वहीं हमारे जो बीटा पार्टिकल्स है वो भी प्रभावी होते हैं किससे, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से। नो एप्लीकेशन इन फार्मेसी, फार्मेसी में कोई बेसिक रोल नहीं है किसका, अपने बीटा पार्टिकल्स का भी, बीटा रेडिएशन का भी। अब इसके बाद में देख लेते हैं हम गामा रेडिएशन। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ गामा रेडिएशन, व्हेन गामा रेडिएशन आर इमिटेड देयर इज नो चेंज इन एटॉमिक और मास नंबर। देखिए जो हमारा गामा रेडिएशन है जब वो बाहर निकलता है, इमिट मतलब कि बाहर निकलता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से, तो ना तो उसके एटॉमिक नंबर में कोई भी चेंज आता है ना एटॉमिक मास में। 4 है तो 4 ही रहेगा और एटॉमिक मास 8 है तो 8 ही रहेगा। ठीक है। सेकंड पॉइंट, दे डू नॉट हैव चेंज चार्ज बट हैव एनर्जी। जो हमारे गामा रेडिएशन रहते हैं, गामा पार्टिकल्स रहते हैं, उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं रहता, पर लेकिन उनके पास क्या रहती है, एनर्जी रहती है। उसके बाद में थर्ड है पेनिट्रेशन पावर इज मोर देन अल्फा एंड बीटा पार्टिकल। जो पेनिट्रेशन पावर रहेगी वो क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी अल्फा और बीटा पार्टिकल से, गामा पर रेडिएशन की, गामा पार्टिकल्स की। ठीक है। सबसे कम पेनिट्रेशन पावर अल्फा की, अल्फा से ज्यादा बीटा की और अल्फा बीटा से ज्यादा गामा की। आयनाइजेशन पावर वेरी लेस रहती है, बहुत कम रहती है। जो अपने अल्फा पार्टिकल्स रहते हैं उनकी आयनाइजेशन पावर बहुत कम रहती है। देखिए पेनिट्रेशन पावर अल्फा की सबसे लो रहती है, पर लेकिन आयनाइजेशन पावर सबसे ज्यादा रहती है अल्फा की, ये आपको याद रखना है। ठीक है। आयनाइजेशन पावर में क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर चलेगा, अल्फा सबसे कमजोर रहता है तो उसका आयनाइजेशन पावर सबसे ज्यादा रहेगी, है ना। फिर उसके बाद में बीटा की ज्यादा रहेगी, फिर उससे अल्फा की आयनाइजेशन पावर सबसे ज्यादा रहेगी, उससे कम बीटा की रहेगी और सबसे कम गामा की रहेगी। वहीं जो पेनिट्रेशन पावर है सबसे कम अल्फा की रहेगी, फिर उससे ज्यादा बीटा की रहेगी, सबसे ज्यादा गामा की रहेगी। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट देख रहे हैं, दे हैव इक्वल स्पीड टू दैट ऑफ लाइट। हमारी लाइट की स्पीड क्या रहती है 3 × 10⁸, तो वही हमारी बेसिक सेम स्पीड रहती है अपनी गामा रेडिएशन की 3 × 10⁸। हमारी गामा रेडिएशन की स्पीड रहती है, बेसिकली देखा जाए तो इक्वल बताया गया है किसकी, अपनी जो लाइट की स्पीड रहती है। ठीक है। लाइट की स्पीड कौन सी वाली, जो हमारी सन के स्पीड, सन की रेज रहती है वो कितनी स्पीड में अपनी अर्थ की तरफ मूव ऑन करती है, वो वाली स्पीड। उसके बाद में दे आर नॉट अफेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। बेसिकली क्या, जो हमारे गामा रेडिएशन है वो हमारा ना तो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा और ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा इफेक्टेड किया जाता है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं। वहीं हमारा यूजफुल इन स्टेलाइजेशन, जो हमारे गामा रेडिएशन है अल्फा और बीटा का हमारा कोई भी फार्मेसी में कोई भी नो एप्लीकेशन इन फार्मेसी, मतलब कोई भी रोल नहीं था अल्फा और बीटा का। वही गामा का हमारे स्टेलाइजेशन में बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। स्टेलाइजेशन, स्टेलाइज रूम रहते हैं, वहां पे हमारा गामा रेडिएशन रहता है। ठीक है। आप स्टेलाइज रूम के बारे में पढ़ेंगे, बहुत डीप कॉन्सेप्ट है वो, आप उसको बायोकेमिस्ट्री के अंदर, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर उसको स्टडी करेंगे आप लोग। ठीक है। तो बेसिकली यूजफुल है किसके अंदर, स्टेलाइजेशन के अंदर। स्टेलाइजेशन में आपको एक छोटा सा ऐसी मोटा ऊपर से बता दें, स्टेलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस रहती है हम जिसको अप्लाई करते हैं किससे पहले, अपने बेसिकली प्रोडक्ट को स्टेराइल करने के लिए, मतलब उसके ऊपर बैक्टीरिया ना प्रेजेंट हो, बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो पाए। अगर जो बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया वायरस हमारे एटमॉस्फेयर में भी मूवमेंट करते रहते हैं, है ना। तो स्टेलाइजेशन मतलब कि स्टेराइल रूम रहता है, वहां पे बैक्टीरिया फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री, बिल्कुल। मतलब कि स्टेलाइजेशन जो हमारे रूम रहते हैं बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, आपके कॉलेज में भी होंगे, तो क्या होगा कि वहां पे क्या रहता है बेसिकली कि एक रेडिएशन पास आउट होता है। कॉलेज लेवल में क्या एक छोटा सा रूम टाइप रहेगा, पर लेकिन इंडस्ट्री लेवल में बड़ा एक होल टाइप रहता है। वहां पे क्या होता है बेसिकली देखिए, वो बिल्कुल बैक्टीरिया से फ्री रूम रहता है, ताकि वहां पे इवैल्यूएशन कर सके हम अपने टैबलेट का, कैप्सूल का, अपने सिरप का, सस्पेंशन, इमल्सन का, किसी भी चीज का, है ना। क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया से अगर जो ग्रोथ कर गए अपने टैबलेट में, कैप्सूल में, अपने किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में, तो हमारा पूरे के पूरे ड्रग डिग्रेड होने के चांसेस रहते हैं, है ना। तो इस वजह से हमारे स्टेराइल रूम बनाए जाते हैं ताकि बैक्टीरिया ग्रोथ ना पड़ गए, वहां पे हम पैकेजिंग कर सकते हैं इजीली। पर लेकिन जो भी पर्सन स्टेराइल रूम में अंदर जाता है उसके लिए एक स्पेसिफिक ड्रेस बनाई जाती है, क्योंकि स्टेराइल रूम में क्या गामा रेडिएशन रहता है और गामा रेडिएशन बहुत ज्यादा हार्मफुल रहता है। गामा रेडिएशन से हमें कैंसर होने के सबसे ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा बहुत डीप कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो इसको कभी आगे टाइम मिलेगा तो डिस्कस करेंगे। अब देखिए इसके बाद में हमारा कुछ सम प्रॉपर्टीज हैं। देखिए कुछ प्रिकॉशंस है जो हम बेसिकली रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के लिए हम अप्लाई करने चाहिए। देखिए सबसे पहला क्या है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस शुड नेवर बी टच विद हैंड। बेसिकली क्या, जो हमारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस रहते हैं उनको हमें हाथ से कभी भी टच नहीं करना चाहिए, छूना नहीं चाहिए, बट हैंडल विद फोर्सेप्स। फोर्सेप्स बेसिकली क्या रहते हैं, एक चिमटी टाइप रहते हैं,
मतलब कि हैंडल, एक हैंडल रहता है। आप जब आप प्रैक्टिकल लैब में जाएंगे, आप फोर्सेप्स, आप प्रैक्टिकल लेबोरेटरी जो हमारा आपका असिस्टेंट वहाँ पे रहेगा, वो आपको फोर्सेप वो आपको दे देगा। अगर जो आप फोर्सेप उसको बोलेंगे, मतलब कि एक तरीके से जैसे आपने, आप घर में देखते होंगे कि चिंडासी टाइप रहता है, मतलब कि किसी भी गर्म चीज को हैंडल करने के लिए, है ना। तो वही हमारा फोर्स रहता है, उसके द्वारा हम अपने जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रहते हैं उनको हैंडल करते हैं। ठीक है, उसके बाद में एक्टिविटी लाइक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग शुड बी अवॉइडेड इन द एरिया वेयर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आर कीप। मतलब कि देखिए, जहाँ पे हमारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव जो हमारे पदार्थ है जहाँ पे रखे हुए हैं, वहां पे हमें एक्टिविटी कौन कौन सी नहीं करनी चाहिए, मतलब कौन कौन सी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, अवॉइड मतलब कि नहीं करनी चाहिए, क्या क्या, जैसे स्मोकिंग यानी कि सिगरेट पीना, धूम्रपान करना, ड्रिंकिंग दारू वारू पीना, ये सब चीजें, और ईटिंग खाना वाना खाना। ठीक है, ये सब चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए, मतलब नहीं करनी चाहिए जहाँ पे जिस एरिया में जिस एरिया में हमारे क्या रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस रखे हुए हैं। उसके बाद में सफिशिएंट प्रोटेक्टिव क्लोथिंग शुड बी यूज ड्यूरिंग हैंडलिंग ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। बेसिकली सफिशिएंट प्रोटेक्टिंग क्लोथिंग, मैं जब जैसे आपको गामा रेडिएशन के मतलब कि एक सफिशिएंट क्या क्लोथ हम वियर करते हैं, मतलब कि पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, मतलब कि एक अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं जो हमारे रेडियो गामा रेडिएशन हमें बताते हैं। तो बेसिकली एक सफिशिएंट तरीके, मतलब कि अलग तरीके के जो हमारे कपड़े रहते हैं वो हमें पहनने चाहिए ड्यूरिंग हैंडलिंग, जब हम लोग क्या रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को हैंडल करने, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, फिर उसके द्वारा हम कोई भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं। ठीक है, एरिया वेयर द रेडियोएक्टिव मटेरियल आर कीप शुड बी टेस्टेड रेगुलरली फॉर द प्रेजेंस ऑफ फ्लोरोसेंस। देखिए क्या बोला इस पॉइंट पे, जिस एरिया में, मतलब कि जिस क्षेत्र में, मतलब कि एक तरीके से मान लीजिए आपने कोई सेपरेट रूम में जो अपने रेडियो एक्टिव मटेरियल्स है वो रखे हुए हैं, वो हमें मतलब कि समय समय पर टेस्ट करते रहना चाहिए, मतलब रेगुलरली, मतलब कि समय समय पर 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद टेस्ट करते रहना चाहिए। किसकी प्रेजेंस में? फ्लोरोसेंस। मतलब फ्लोरोसेंस बेसिकली क्या रहता है, एक जैसे अपनी फ्लोरिंग ब्रिस्ट ऑफ फ्लोवर, मतलब कि फ्लोवर की स्मेल की प्रेजेंस में फ्लोरोसेंस बेसिकली जो हमारे स्प्रेस आते हैं फ्लोवर, डिफरेंट डिफरेंट फ्लोवर्स के, बेसिकली स्मेलिंग वाले जो अपने बेसिकली अपने प्रिपरेशंस रहती है उनके द्वारा हमें टेस्ट करना चाहिए, लगातार टेस्ट करते रहना चाहिए, मतलब कि लगातार बोल रहे थे तो 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, मतलब रेगुलरली। ठीक है, टेस्ट करते रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि आज हमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यहाँ पे रख दिए, 1 साल के बाद जाके वो कमरा खोल के देख रहे हैं, हाँ वहाँ पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखे हुए थे यार, चलो उनको भी देख लेते हैं। नहीं, ऐसा रेगुलरली उनका टेस्ट होता रहना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, देयर शुड बी प्रॉपर डिस्पोल और रेडियोएक्टिव मटेरियल में बी कीप इन सुटेबल लेबल्ड कंटेनर। देखिए बेसिकली क्या बोला है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, देयर शुड बी प्रॉपर, मतलब कि प्रॉपर देखे तो, मतलब कि देखिए प्रॉपर मतलब कि उचित। देखिए देयर शुड बी प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल, मतलब कि जो हमने रेडियो एक्टिव मटेरियल जिस में रखा हुआ है, जिस चीज में रखा हुआ है, मतलब कि डिस्पोजल मतलब जिस चीज में हमने अपना रेडियो एक्टिव मटेरियल रखा हुआ है, मतलब कि उचित डिस्पोजल, मतलब कि उचित चीज में रखना चाहिए, मतलब कि वो लाइट रेजिस्टेंस तो नहीं है, या फिर किसी चीज के साथ रिएक्शन तो नहीं कोज कर रहा। तो ये चीज है, मतलब कि उचित जगह पे हमने उसको रखा हुआ है, नहीं रखा हुआ, ये चीज। उस दूसरी चीज क्या बोलिए, रेडियो एक्टिव मटेरियल में भी कीप इन सुटेबल लेबल कंटेनर। सुटेबल लेवल कंटेनर मतलब कि जिसके अंदर हमने वो रखा हुआ है, जो हमारा प्रॉपर उचित जो हमारा डिस्पोजल है, मतलब जिस चीज का हमने उसके अंदर उसको रखा हुआ है, जो उसके ऊपर लेबल लगा रहेगा, मतलब कि लेबल मेंशन रहना चाहिए कि हमारा ये रेडियो एक्टिव मटेरियल यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में दे शुड बी कीप इन रिमोट एरिया। बेसिकली क्या बोला है, एरिया में, दुरुस्त एरिया में उसको रखा, मतलब कि रखना चाहिए हमें जो अपने रेडियो एक्टिव मटेरियल्स रहते हैं। लास्ट है, ऑल सरफेस ऑफ द कंटेनर शुड बी स्मूथ, नॉन पोरस, नॉन वेटिंग एंड हीट रेजिस्टेंट। देखिए जो हमारा सरफेस रहेगा, जो हमारे कंटेनर का सरफेस रहेगा वो स्मूथ, मतलब कि बेसिकली मुलायम होना चाहिए, नॉन पोरस, नॉन वेटिंग एंड हीट रेजिस्टेंस। हीट रेजिस्टेंस मतलब कि पोरस हमारे क्या रहते हैं, बेसिकली नॉन पोरस हमारे ऐसे सब्सटेंसेस रहते हैं जिनके थ्रू हमारे ना तो वाटर और ना ही एयर, मतलब कोई भी लिक्विड और ना ही कोई हवा पास आउट हो पाती है। तो नॉन पोरस होना चाहिए, जो उसका सरफेस रहेगा स्मूथ मुलायम रहना चाहिए। नॉन वेटिंग, वेटिंग मतलब कि गीला नहीं होना चाहिए। और हीट रेजिस्टेंस, हीट रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब कि इजीली, मतलब कि आसानी से गर्म ना हो सके, नॉट इजीली बिकमिंग हॉट, मतलब कि आसानी से गर्म ना हो सके, ऐसा हमारा सरफेस रहना चाहिए, स्मूथ रहना चाहिए। नॉन पोरस जिसके अंदर हमारा कोई भी लिक्विड या फिर हवा पास आउट ना हो सके। नॉन वेटिंग, गीला नहीं होना चाहिए। और हीट रेजिस्टेंस, हीट रेजिस्टेंस मतलब कि जो आसानी से गर्म ना हो सके। ठीक है, इसके बाद में
एनलिस्ट मेथड डिवाइसेस यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ रेडिएशंस रेडियो एक्टिविटी, मतलब कि हमारे जो हमारी डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस रहती है हमारे रेडिएशन और रेडियो एक्टिविटी को मेजरमेंट करने के लिए, मापने के लिए जो हमारे पदार्थ रहते हैं क्या क्या रहते हैं, आयोनाइजेशन का चैम्बर, सबसे पहले क्या है अपना आयोनाइजेशन चैम्बर, अपना प्रोपोर्शनल काउंटर्स, थर्ड वन है अपना जीएम काउंटर्स, क्या है जिंजर मूलर काउंटर, तो फोर्थ वन है अपना रेडिएशन काउंटर्स, फिफ्थ वन अपना सेमीकंडक्टर डिटेक्टर्स और लास्ट वन अपना फोटोग्राफिक प्लेट मेथड। ठीक है, बेसिकली अपने 6 हमारे डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस है किसको मापने के लिए, अपने रेडियो एक्टिविटी को या फिर रेडिएशन को। ठीक है, ओके गाइज, आज का लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म हुआ। आपको लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, नमस्कार।